आज से हम लोग अपनी कंप्लीट मैथमेटिक्स के सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है परसेंटेज और ये है हमारा लेक्चर नंबर 0। परसेंटेज में अपने को ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं: मिक्स फ्रैक्शन, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, परसेंटेज टू मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्जन, फिर है फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, फिर है बेसिक टाइप, उसके बाद है परसेंटेज में टोटल 12 टाइप के क्वेश्चन एक एक करके हम लोग एक डिटेल में देखेंगे। 12 टाइप हैं टोटल। आज है हमारा लेक्चर नंबर 0। तो आज हम लोग ये सब बात नहीं करेंगे, हम लोग कल स्टार्ट करेंगे यहाँ से मिक्स फ्रैक्शन से। लेकिन मैथमेटिक्स में जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो छोटा छोटा हर जगह रिपीट होगा, आज हम लोग उसको कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 0 में। मैथमेटिक्स का डेफिनेशन क्या है, मैथमेटिक्स में जो रूल्स हैं वो कौन से यूज होते हैं, मैथमेटिक्स का ब्रांचेस क्या है और नंबर सिस्टम क्या है, तो ये सब हम लोग देखने वाले हैं, ताकि आगे ये सब जब वर्ड्स आए आपके सामने तो आप लोग को ऐसा ना लगे कि अरे ये क्या आ गया बाहर से एलियन दुनिया, ऐसा कुछ ना हो। इस वजह से डे 0 में ही सब बता दे रहा हूँ। ये जो एग्ज़ाम है वो है ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम। अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स, तो आप ये ना बोलो कि मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं यार। तो इस वजह से मैं ये बता दे रहा हूँ, आपको नॉलेज होना चाहिए, बाकी रटना वटना नहीं है, बस आपको समझ लो। मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ नंबर्स, क्वांटिटीज, शेप्स, पैटर्न एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। ये सब के स्टडीज़ को क्या बोला गया है? मैथमेटिक्स। उसमें आएगा नंबर्स, क्वांटिटीज, शेप्स, पैटर्न, इन सब के बीच का रिलेशनशिप। ओके, देखो अपन जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसी लेवल तक अपन प्रिपरेशन करेंगे। अपन का तैयारी का टारगेट क्या है? एसएससी सीजीएल। और यहाँ से आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो दुनिया का कोई भी एग्जाम है जो 1 डे एग्जाम है वो 100% क्लियर हो जाएगा। ये सीजीएल मैंने लिख दिया, लेकिन एसएससी का हो गया। 1 डे एग्जाम का जितना भी एग्जाम होगा वो इजीली इस कोर्स के थ्रू कवर हो जाएगा। ये मैं डे 0 में ही बता दे रहा हूँ। हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है? टिल क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ना है और कुछ नहीं। मैथमेटिक्स में बहुत चीज़ें, इन्फाइनाइट चीज़ें मिल जाएगा आपको, लेकिन हमें क्या पढ़ना है? बस क्लास 10th तक का मैथमेटिक्स, थोड़ा बहुत 11th 12th का जो कि महा बेसिक है, 10th से भी ईजी है, वो पढ़ना होगा। क्लास 10th तक के मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं है। आपने भी क्लास 10th तक पढ़ाई किया है तो आपको पता होगा कि कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग मैथ्स के स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपको क्या आता है उसके मैटर ही नहीं करेगा। इस एग्ज़ाम में जो 1 डे एग्जाम होता है, यहाँ पे आपको एक चीज़ मैटर करता है, वो है स्पीड। और स्पीड गेन करने के लिए आपको ये सारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे वापस से। जो मेथड्स हैं, जो करंट क्वेश्चंस हैं, जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, ये सब पे आपको मास्टरी करना पड़ेगा। बहुत आसान है, वही है, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं, कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, ईजी चीज़ है। तो जो लोग अब यहाँ पे 2 तरीके के स्टूडेंट है, जो क्लास 11 12 में मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, उनके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा। एक तरीके से रिविजन चल रहा है, बस उनको ये देखना है पैटर्न क्या है, कि मतलब शॉर्टकट्स, इस क्वेश्चन को शॉर्ट कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये लोग इस पर डायरेक्ट, मतलब वो लोग अगर ये कोर्स देखेंगे तो उनको बस यही देखना है कि लेटेस्ट पैटर्न क्या है, शॉर्टकट क्या है, कम टाइम में कैसे ज़्यादा क्वेश्चन करना है, 15 मिनट में मैथमेटिक्स के सेक्शन को कैसे खत्म करना है। तो ये सब है इन लोगों के लिए। लेकिन जो लोग क्लास 10th में नहीं हैं, जिन्होंने क्लास 10th तक बस मैथ्स पढ़ा है, उनके लिए क्या, ये लोग मार्केट में चल रहा है, फोमो चल रहा है कि मैथ्स कर लो वगैरह वगैरह। और प्रैक्टिस, ऑब्वियस सी बात है कि प्रैक्टिस आपका छूट गया है, तो इसकी वजह से थोड़ा क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल्स भी आपका कम रह जाता है। मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है, तो आपको कहीं फोमो वोमो आपके चक्कर में मत पड़ो। इस चैनल पे आपको सब कुछ A to Z मिलेगा, कहीं कुछ एक चीज़ के लिए भी, एक क्वेश्चन के लिए भी नहीं जाना है। यहाँ से आप पढ़ लोगे, आप 25 में से 25 क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर 30 में से 30 क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो हम लोग पढ़ेंगे कैसे, इस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है। इसका टोटल 5 फेज़ है। पहला मैंने रखा है लर्निंग। यहाँ पे आपको सिर्फ लर्निंग पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट नहीं रट सकते। कॉन्सेप्ट को क्या करना है? समझना है, वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना है। तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है और पूरा फोकस, मतलब फेज़ 1 जब तक सिलेबस चल रहा है, आपको क्या करना है? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना है। फिर होगा इम्प्लीमेंटेशन। आपने लेट से लेक्चर 1 का क्लास कर लिया, जाके आप इम्प्लीमेंट करो। लेक्चर 1 का क्वेश्चन पहले तो जितना मैंने कराया वो खुद से करो बिना देखे हुए, फिर होमवर्क करो। आप कम से कम 20-30 क्वेश्चन अगर डेली कर ले रहे हो, 20-30 या 40, जितना मैक्सिमम 50, तो बहुत है। इतना क्वेश्चन बहुत है। आप एक साल में, 6 महीने में मास्टरी कर लोगे पूरा मैथ्स। मुझसे भी अच्छा हो सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम में टफनेस नहीं पूछेगा, इस एग्जाम में पूछता है स्पीड। इस वजह से इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पे बस आपको स्पीड इंक्रीज करना है। तो दूसरा स्टेप क्या है? इम्प्लीमेंटेशन। तीसरा स्टेप क्या होगा? आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। अब आपका है कि अगर आप 10 क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व कर रहे हो, तो 10 में से 8-9 क्वेश्चन तो मैक्सिमम आपके सही होने चाहिए। अगर गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर इम्प्लीमेंटेशन में वीक हो सकता है आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के टाइम आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। तो मैथमेटिक्स में ये बहुत बड़ा मिस्टेक आप करोगे। आपको
आपको ऐसा लगेगा कि आप सबको सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप लेक्चर 1 में तो सब कुछ ठीक है, लेक्चर 5 तक भी सब कुछ ठीक है, जैसे आप लेक्चर 10 तक जाओगे आप लेक्चर 1 पूरा साफ हो जाएगा, सुपड़ा एकदम साफ, लेक्चर 5 0। तो ये ऐसा ना हो, इसकी वजह से उससे अच्छा आप डेली एक एक कॉन्सेप्ट पे 30-30 क्वेश्चन कर लो, वो लाइफ टाइम आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। फिर थर्ड स्टेप क्या है, एक्यूरेसी। वही बताया मैं, 10 में से आपको मिनिमम 8 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन से ज़्यादा गलत हो रहा है, आप गलत कर रहे हो, इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। फिर एक्यूरेसी जब अचीव हो गया कि 10 में से आपका 90% सही जा रहा है, 80-90% सही जा रहा है, वैसे ट्राई करो 90+%, क्योंकि रॉकेट साइंस नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ईजी एग्जाम है। फिर आएगा स्पीड, कि आप 10 क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते थे लेट से कि 20 मिनट में, कोई बड़ी बात नहीं है, हो 30 मिनट ले रहे हैं, कोई बात बड़ी नहीं है, एक बार परसेंटेज कर लिया, 20 मिनट में क्वेश्चन लग रहा है, 10 क्वेश्चन कर लो। लेकिन दूसरी बार जब आप करने जा रहे हो तो ये क्वेश्चन आपका अगर लेट से कि 30 मिनट में हुआ तो कितने मिनट में होना चाहिए, 15 मिनट में। लेट से कि इसी क्वेश्चन को आपने 20 मिनट में किया तो उसका हाफ कर दो, 10 मिनट में होना चाहिए। सेम अगर आप तीसरी बार वही 10 क्वेश्चन करने जा रहे हो तो कॉन्सेप्ट तो आपको हो गया, इंप्लीमेंटेशन भी हो गया, एक्यूरेसी हो गया। स्पीड कैसे बढ़ेगा, वो है बार बार करने से, रिपीटेशन करने से। विराट कोहली एक ही शॉट को कम से कम 1000 बार प्रैक्टिस करता होगा ना, तब जाके वो इंटरनेशनली परफॉर्म करता है। ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ अलग ही शॉट खेल रहा है, शॉट वही रहता है, उसने उसको इस चीज़ पे उस लेवल पे जाके प्रैक्टिस कर लिया होता है कि उसके लिए वो बहुत इजी हो जाता है। तो हमारे लिए जो स्पीड है वो कैसे अचीव होगा, रिपीटेशन, रिवीजन से। उसके बाद लास्ट स्टेप आता है शॉर्टकट। शॉर्टकट जब आप ये सब किसी चैप्टर को 5 से 6 बार सॉल्व कर लोगे ना तो ऑटोमेटिक आप देख लोगे कि इसमें क्या शॉर्टकट है। और जब लेट से कि परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, रेशियो हुआ, तो ये सब जब आप ओवरऑल पढ़ लोगे ना तो शॉर्टकट आप अपने से कर लोगे। और A to Z आपको इस चैनल पे सब कुछ मिलने वाला है, सो टेंशन फ्री हो जाओ। 1 to 3 पे आपका फोकस क्या होना चाहिए, लर्निंग। टाइम का यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, एक्यूरेसी तक। टाइम ज़्यादा लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा लग रहा है लो, 2 घंटा लग रहा है लो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप पैनिक मत करो। यहाँ पे बहुत लड़के बोलते हैं अरे यार इतना आसान क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आपने लास्ट टाइम आज से 5 साल पहले पढ़ा है मैथमेटिक्स, कोई बात नहीं। 2-3 महीना में आप बेस बनाओ, बढ़िया से कवर करो, फिर उसको आप स्पीड पे काम करना है। ये आपको स्टेप्स फॉलो करना है, बस ये बात ध्यान रखो। इसके बाहर अगर आप कर रहे हो तो आप गलती करोगे। अगर आप मतलब मैं बता दे रहा हूँ, जो 90% स्टूडेंट गलती करते हैं, जिनको मैंने हज़ारों स्टूडेंट को जिनको भी मैंने पढ़ा रखा है, वो लोग यहीं पे फंस जाते हैं। उनको है कि मास्टर मुझे ये बताओ कि यार ये स्पीड क्यों नहीं बढ़ रहा है, मुझे जल्दी बताओ कि जैसे मैं ये कर लूँ। ऐसे बहुत सारे टीचर है जो ट्रिक्स, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाए जा रहे हैं, वो आप एक्यूमुलेट करते रहो, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलने वाला है, नहीं बनेगा। जब तक आप कॉन्सेप्ट सीखोगे नहीं, इंप्लीमेंट नहीं करोगे, एक्यूरेसी अचीव नहीं होगा, तब तक स्पीड लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और शॉर्टकट्स का मैंने बताया, जैसे ही आप पूरा चैप्टर मैथ्स को 2-3 बार पढ़ लोगे, शॉर्टकट्स आप खुद अपना क्रिएट करने लगोगे। क्योंकि हो सकता है किसी का कैलकुलेशन वीक हो, किसी का कैलकुलेशन स्ट्रांग हो, किसी का फॉर्मूला रिटेंशन पावर ज़्यादा हो, किसी का कम हो, तो ये जो शॉर्टकट्स है ये वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैंने आपको मैथमेटिक्स का डेफिनेशन बता दिया ऊपर। अब ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स में क्या आता है, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, नंबर थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये सब अपने को नहीं पढ़ना है। अपने को क्या पढ़ना है, अर्थमेटिक पढ़ना है, ये भी आप 6 to 10 में पढ़े हो, वही है, 6 to 8 का मोस्टली है। अलजेब्रा अगेन क्लास 10 तक का है ये। जियोमेट्री भी ये क्लास 10 तक का, ये तो 11-12 का तो पूछेगा तो आपका हवा टाइट हो जाएगा। 11-12 का जो जियोमेट्री है उसमें काफ़ी ग्राफ का कॉन्सेप्ट आ जाता है, इस वजह से यहाँ पे बस क्लास 10 तक का है, जो कि बहुत इजी है। XY कोऑर्डिनेट का ही पूछेगा मैक्सिमम आपसे, या फिर स्ट्रेट लाइन का मैक्सिमम पूछ देगा। ट्रिग्नोमेट्री अगेन क्लास 10 तक का ही है, इसमें भी ये ट्रिग्नोमेट्री सोचो कि यहाँ SSC सीजीएल में बहुत हार्ड लगता है, मतलब सबसे हार्ड टॉपिक में से एक है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, आप बस पढ़ते जाओ, प्रैक्टिस बिल्ड करते जाओ। कैलकुलस का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये क्लास 12 का कॉन्सेप्ट है, ये सारे क्लास 10 तक आप लोग पढ़ के आ चुके हो, तो यहीं से सारे क्वेश्चन फ्रेम होने वाले हैं। अगेन ये सारे कहाँ के हैं, क्लास 12 के हैं। स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी में थोड़ा बहुत आप लोग आ सकता है, ये थोड़ा बहुत बेसिक इन सब का पूछेगा, आपको बहुत हार्ड नहीं पूछना है। नंबर थ्योरी बहुत मतलब बेसिक, ये आप 6, 7, 8 में जो पढ़े होगे, जैसे प्राइम नंबर, ये सब पूछ लेगा, बाकी इसका जो डिटेल है वो नहीं पूछने वाला है। लीनियर अलजेब्रा भूल जाओ, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मेनली अपने को कहाँ फोकस करना है, ये स्टार्टिंग के 4 में, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री पे। तो अपन स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक, जिसमें क्या आता है, परसेंटेज। तो मैंने आपको बताया कि अपन स्टार्ट करेंगे, कल से हमारा ओरिजिनल लेक्चर होगा परसेंटेज से, लेकिन अभी हम लोग देख लेते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है, उसका डिवीज़न क्या है, क्योंकि हर जगह नंबर आ जाएगा, कहीं रियल नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स, तो ये सब अपन डे 1 पे ही देख लेते हैं। तो जो हमारा नंबर सिस्टम है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ध्यान से सुनो, रियल नंबर क्या होता है, ऑल नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन।
नंबर लाइन आप देखा है ना, यह 0 होता है, स्केल होता है ना 1 2 1 2 3 4 5। जो नंबर भी आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इधर आ जाएगा -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ये चला जाएगा इन्फिनिटी, ये हो जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी। तो जो कुछ भी इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो किस में आएगा, नंबर रियल नंबर में। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जो भी हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, नंबर लाइन पे जो भी रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। इसका एक एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा। इसका कॉन्सेप्ट है, आप लोग को ज़रूरत नहीं है, ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। क्वेश्चन हमारा सिर्फ पूछेगा रियल नंबर से, जो कि अपन स्केल पे या फिर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब रियल नंबर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इर्रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर। ये आपने पढ़ा है क्लास 10th में, ये भी पढ़ा है क्लास 10th में। जब ज़रूरत होगा तब इसको पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग ये यहाँ से यहाँ तक का एक एक करके डेफिनेशन देख लेंगे। रैशनल नंबर को डिवाइड किया गया है फ्रैक्शन में और इंटीजर्स में। फिर इंटीजर्स आपको पता है 0, नेगेटिव, पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स आर होल नंबर। और नेचुरल नंबर फर्दर डिवाइड है इवन, ऑड, प्राइम एंड कंपोजिट में। इवन आपको पता है कि जो भी 2 से डिवाइड हो जाए, जो नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाए वो सारा नंबर क्या है, इवन नंबर। जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड होगा। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक तो फैक्टर क्या होगा 1 और एक नंबर क्या होगा इटसेल्फ, जिस नंबर से का बात चल रहा है। तो ये दोनों जिसका फैक्टर है वो होता है प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर होता है जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ये सब आप क्लास 6-7 में पढ़ चुके हो, महा बेसिक है। अगर इस पर भी डाउट होगा तो जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे पास आएगा उसमें डिस्कस करेंगे, आप बस इस लेक्चर के थ्रू बने रहो। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट है, ये चारों का डेफिनेशन अच्छे से देखेंगे ताकि कन्फ्यूजन न रहे, क्योंकि हमारे लिए यही चारों इंपॉर्टेंट है। यही घुमा फिरा के हर जगह पूछेगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करके एक एक देखते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स। 0, आप काउंटिंग स्टार्ट किससे करते हो, 0 से नहीं ना, काउंटिंग हमेशा स्टार्ट होता है 1 2 3 4। तो ऑल काउंटिंग नंबर वो क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 टिल इन्फिनिटी क्या होता है, नेचुरल नंबर। अब इसके 1 और 2 के बीच में कितने नंबर आएंगे, ये भी ध्यान देने वाला बात है। 1 और 2 के बीच में कितने नंबर आएंगे आपको पता है, इनफाइनाइट। कैसे, 1.1 1.2 1.3 1.4, तो ऐसे आप इनफाइनाइट लिख सकते हो ना। तो इन दोनों के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है। 2 और 3 के बीच में कितना नंबर है, इनफाइनाइट। 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट। तो हमें सिर्फ वो नंबर लेना है जो कि काउंटिंग है। अपन काउंटिंग में ऐसे थोड़ी काउंट करते हैं 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1, ऐसे नहीं काउंट करते हो ना। अपन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। तो काउंटिंग नंबर क्या हो गया, नेचुरल नंबर। होल नंबर कुछ नहीं है, ये काउंटिंग नंबर तो एज इट इज़ देखो ये सेम है, इसमें एडिशन किसका हो जाता है, 0 का। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स, यह है ना, ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0। तो काउंटिंग नंबर्स तो इसमें रहेगा ही रहेगा, इसमें और क्या एक ऐड हो जाएगा, 0, जिसको मैंने यहाँ स्टार मार्क करके रखा है। इसको बोलेंगे होल नंबर। होल मतलब इसमें 0 इंक्लूड हो जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होगा, ऑल काउंटिंग नंबर, ये वाला पार्ट हो गया ऑल काउंटिंग नंबर। 0 भी काउंटिंग हो गया। ऑल नेगेटिव ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर, जितना भी काउंटिंग नंबर है उसका नेगेटिव। 1 का -1, 2 का -2, 3 का -3, 4 का -4, 5 का -5। तो ऐसे जितने भी काउंटिंग नंबर प्लस में हो उनका नेगेटिव लेना है। इन दोनों के बीच का कोई वैल्यू नहीं लेना है। इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं, इंटीजर्स नहीं बोलते हैं। तो आपको समझ में आया इंटीजर्स क्या है, ऑल काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 टिल इन्फिनिटी प्लस 0 प्लस ऑल नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, तो ये चीज़ को मैंने रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। अब आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि लाइफ टाइम आप इस डेफिनेशन को भूल पाओगे। तो इंटीजर्स क्लियर है। अब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है, यहीं से फ्रैक्शन का समझ लो, ये लेक्चर 0 है, यहाँ से आपका परसेंटेज स्टार्ट हो गया, क्योंकि परसेंटेज में फ्रैक्शन में चेंज करना है, फ्रैक्शन से ये वगैरह वगैरह। तो ये फ्रैक्शन आप ध्यान से समझ लो कि फ्रैक्शन होता क्या है, ताकि बार बार ये वर्ड जब आए तो आपके अंदर डर ना बैठा रहे। बार बार ये नंबर्स मैंने ये स्पेसिफिक इन्हीं सब का डेफिनेशन लिखवाया है, क्योंकि यही चारों यूज़ होने वाले हैं। नेचुरल नंबर यूज़ होगा, होल नंबर यूज़ होगा, इंटीजर्स यूज़ होगा, अब फ्रैक्शन यूज़ होगा। यहाँ पे मैंने स्टार मार्क करके रखा है।
लेट्स से कि आपके पास एक पिज़्ज़ा है, तो ये किस में काउंट होगा बताओ? काउंटिंग नंबर है तो नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो या फिर होल नंबर भी बोल सकते हो। एक का मतलब अभी दिखाया ना मैंने, काउंटिंग नंबर से 1 क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या है, होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। लेकिन अब इस पिज़्ज़ा को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो बताओ 4 पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट को कलर कर दिया ग्रीन से और 1 पार्ट को कलर किया रेड से। टोटल पार्ट कितना डिवाइड हुआ? 4। रेड का कितना पार्ट है? 1। और ग्रीन का कितना पार्ट है टोटल? 3। तो मुझे अब कैसे, अब पूरा पिज़्ज़ा दिखाना है तो आप बोल सकते हो कि एक पिज़्ज़ा है, लेकिन मुझे सिर्फ ये रेड वाले पार्ट को दिखाना है, तो इसको आप मैथमेटिकली कैसे दिखाओगे? वैसे तो आप देख के उठा के बोल सकते हो कि ये एक पिज़्ज़ा है, मतलब इसको मैंने 4 पार्ट किया, तो ये वाला पार्ट क्या है कि इसका 1/1 पार्ट है, ये तो आप बोल के बता सकते हो। लेकिन मैथमेटिक्स में इसको लिखोगे कैसे? वो ऐसे लिखोगे, बता रहा हूँ, रूल बता रहा हूँ। फ्रैक्शन में लिखेंगे तो फ्रैक्शन हमेशा नीचे वो नंबर आएगा जितने पार्ट में डिवाइड हुआ है पिज़्ज़ा। यहाँ पे कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है? 1 2 3 4, और ये इक्वल पार्ट होना चाहिए, तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है। रेड का कितना पार्ट है? सिर्फ और सिर्फ इन चारों में से कितना है? 1, तो 1/4 किसको रिप्रेजेंट करेगा? रेड वाले पार्ट को। मैथमेटिक्स में ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, 1/4 लिखा है, इसका ऑटोमेटिक नंबर क्या है कि ये रेड वाले का बात हो रहा है। अगर 3/4 लिख दिया, अब इसको एक्सप्लेन करना है आपको, चलो अब मेरे साथ आप एक्सप्लेन करो। 4 क्या है? टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में ये पिज़्ज़ा डिवाइड है, तो ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसमें से जो 3 है, 3 क्या है? इस 3 वाला जो है वो सेम है, तो ग्रीन कलर है, तो ऊपर उसको दिखाएंगे जिसका सेम का बात हो रहा है। यहाँ पे 3 पार्ट क्या है? सेम है, तो 3 पार्ट। अब मान लो देखो, यहाँ पे तो मैंने दोनों लिख दिया, 1/4 और 3/4। लेट से कि इसको मैं छुपा देता हूँ, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि 1/4 क्या है। 1/4 किसका बात हो रहा है? रेड वाले पार्ट का। तो अगर मान लो 3/4 नहीं दिया होता तो हमारा टोटल फ्रैक्शन कितना है? 4 ही है ना, तो 4 - 1/3 4 करेंगे तो ये कितना आएगा? 3/4। ये ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा किसका, कि ये किसका पार्ट है? ग्रीन वाले का। जो रिमेनिंग है उसका बात चल रहा है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपको आई थिंक, कि रेड वाले पार्ट को हम लोग मैथमेटिक्स में कैसे लिख सकते हैं और ग्रीन वाले पार्ट को कैसे लिख सकते हैं। अगर 1 लिख दिया तब तो होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर हो जाएगा, जो कि हमें नहीं लिखना है क्योंकि ये डिवीजन हो गया है, क्योंकि ये ऑलरेडी यूज़ हो गया। 1 हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 1 रेड पार्ट है, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3 ग्रीन पार्ट है, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग किसको ये संज्ञा दे चुके हैं? नेचुरल नंबर और होल नंबर को। तो बार बार एक ही चीज़ रिपीट नहीं करने के लिए हम लोग क्या लिखे इसको मैथमेटिक्स में? 1/4 लिखे, और ग्रीन वाले पार्ट को क्या लिखे? 3/4, क्योंकि ग्रीन वाला कितना पार्ट है? 1 2 3, और नीचे क्या हमेशा रहता है? टोटल इक्वल पार्ट में कितना डिवाइड हुआ। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से कि एक चॉकलेट बार है जिसको अपन ने इतने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 10 पार्ट में। टोटल पार्ट कितना है? 10। तो अब आपको बताना है रेड का कितना पार्ट है, तो नीचे हमेशा क्या होगा? टोटल इक्वल पार्ट में कितना डिवाइड हुआ? 10, तो हमेशा नीचे 10 ही रहेगा। लेकिन देखना है रेड में कितना डिवाइड हुआ? 1 2 3, तो ये क्या हो गया? 3/10। पर्पल का देखना है 1 2 3 4, तो 4/10। अगेन ब्लैक का देखना है तो 1 2, ब्लैक का हो गया 2/10। ऑरेंज का देखना है, ऑरेंज सिर्फ है हमारे पास एक, तो ये हो जाएगा 1/10। नीचे हमेशा वही रहेगा कि टोटल इक्वल पार्ट में कितना डिवाइड किया गया, तो इस सब में क्या रहेगा? 10। ऊपर वाला फ्रैक्शन का वैल्यू बस चेंज होता रहेगा, वो कितना रहेगा? जितना रहेगा, 10 में से जितना है उतना लिख देंगे। अंडरस्टूड? अब चलो एक मैं और अच्छा कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ। अब 1/4 को पिक्चर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये कितना है? 1/4। 2/4 मतलब 2 बॉक्स कलर हो गया, 3/4 मतलब 3 बॉक्स कवर हो गया, और 4/4 मतलब पूरा पिज़्ज़ा कवर हो गया। तो ये पूरा पिज़्ज़ा क्या है? 100%। ये क्या है? 75%। ये देख के पता चला। ये कितना? आधा है, 50%। 1/2, इसको कट करोगे तो 1/2 आएगा, और इसको कट करोगे तो 1/4 आएगा, दैट इज़ 25%। ठीक है। लेकिन अगर मैं अभी तक आपने देखा कि ऊपर वाला जो वो 4 से बड़ा नहीं हो रहा है, 4 के इक्वल है या 4 के छोटा है, लेकिन मैंने 5/4 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा नीचे तो वही लिखेंगे ना जितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो ये कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है? 4 पार्ट में। लेकिन 5/4 का मतलब क्या है? आप सोचो और बताओ, क्रिटिकल एनालिसिस करो। जब इन सब को आप डिवाइड करोगे तो इन सब का वैल्यू हमेशा वैल्यू कितना आएगा? 0 से 1 के बीच में आएगा। लेकिन 5/4 को आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितना आएगा? 1 से ज़्यादा आएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? जिस भी फ्रैक्शन का वैल्यू 0 या 1 से छोटा है उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। ये सब आप क्लास 6 में पढ़ाया गया है। और जो 1 से वैल्यू बड़ा आ जाए, 5/4 का वैल्यू क्या आएगा? 1.25, इसका वैल्यू क्या आएगा? 0.25, इसका आएगा 0.50, इसका आएगा 0.75, और इसका वैल्यू आएगा 1। तो ये सब क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन।
लेकिन इसका 1 से वैल्यू एक्सीड हो गया, 5/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.25। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये थोड़ी नीचे तो वही है ना कि जितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो ये पिज़्ज़ा तो 4 ही पार्ट में डिवाइड हुआ है। 5/4 मतलब 1 से एक्सीड हो गया, इसका मतलब कि यहाँ दूसरा पिज़्ज़ा भी है। देखो यहाँ पे एक पिज़्ज़ा तो कंप्लीट है, 1.25 का मतलब हुआ कि दूसरे वाले में से 25% लिए हैं, ये वाला पार्ट 1/4 लिया गया है यहाँ पे। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा 5/4। बस मैं ये आपको पिक्चर्स के थ्रू इसको आपके अंदर से डर निकल जाए कि फ्रैक्शन का डर निकल जाए, इस वजह से मैंने पिक्चर के फॉर्म में आपको इसको दिखा दिया। तो 5/4 मतलब 1.25, इसको कैसे दिखाएंगे, एक कंप्लीट पिज़्ज़ा प्लस 0.25, दूसरे पिज़्ज़ा का 0.25 लेना है, बस 25%। अंडरस्टूड। तो टोटल मिलके क्या बनेगा 1.25। हमारा जो है यहाँ पे फ्रैक्शन में बस यही यूज़ होने वाला है, इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यूज़ नहीं होने वाला है, हमारा क्या होगा प्रॉपर फ्रैक्शन यूज़ होगा। तो अभी तक हमने फ्रैक्शन का जो भी सब कुछ पढ़ा उसका देखते हैं डेफिनेशन। आप लिखोगे कैसे, आपको समझ गए, अब आप उसको लिखोगे कैसे। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब फ्रैक्शन इज अ नंबर, ये भी क्या है नंबर ही है ना, इसको डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आएगा। फ्रैक्शन को पूरा डिवाइड करोगे तो किस में आएगा डेसिमल में, लेकिन अपने को डेसिमल का नहीं चाहिए, क्या चाहिए फ्रैक्शन। तो ये भी नंबर है 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 दैट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर। पूरा पिज़्ज़ा को क्या लिखना, अगर पूरे पिज़्ज़ा को लिखना होता तो हम लोग क्या लिखते 1 लिखते ना, लेकिन सिर्फ हमको 1/4 पार्ट दिखाना है, एक पिज़्ज़ा का एक पार्ट दिखाना है, कोई सा भी 1/2 दिखा दो या फिर 3/4 दिखा दो या फिर दिखा दो कितना 4/4। तो पूरे पिज़्ज़ा के पार्ट को दिखाने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं, और अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, किसी भी ग्रुप, लेट से कि ग्रुप है उसका किसी पार्ट को अपने को रिप्रेजेंट करना है, होल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं फ्रैक्शन। ये तो हो गया लैंग्वेज के फॉर्म में। अब मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन का क्या डेफिनेशन, मतलब मैथमेटिक्स के लिए जो आपको और इजीली समझ में आ जाए वो दूसरा ये है, अ फ्रैक्शन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b। हमेशा फ्रैक्शन किसके फॉर्म में होगा a/b। a क्या होता है न्यूमरेटर, b क्या होता है डिनोमिनेटर, और b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जैसे 1/4 आपने देखा, 2/4 देखा, 3/4 देखा, 4/4 देखा, इवन 5/4 भी देखा, लेकिन आप 6/0 नहीं देख सकते, b कभी 0 नहीं हो सकता। ये है जब आप रैशनल नंबर पढ़ोगे, आपने क्लास 10th में ये पढ़ चुका है, फिर भी मैं जब आप रैशनल नंबर पढ़ोगे तो b 0 क्यों नहीं है वहाँ पे मैं ये डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए आपको ये बस ध्यान रख लो, दोनों में से कोई एक डेफिनेशन आपको अगर समझ में आ गया आपका काम हो गया। इस चीज़ का पिक्टोरियल फॉर्म मैंने पिछले स्लाइड में डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, और इसको अब मैंने करके दिखा दिया। a/b के फॉर्म में रहेगा, a क्या है न्यूमरेटर है, b क्या है डिनोमिनेटर है, और b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे एक मैं बहुत ही सिंपल और आसान कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, जो कि अब यहाँ मैंने बोला ना, यहाँ से आप समझ लो डे 0 है, परसेंटेज का स्टार्ट हो गया। 1/4 को आप पिक्टोरियल ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, और 1/4 को आप क्या लिख सकते हो 25%, और रेशियो में लिखना होगा तो क्या लिखोगे 1:4, 1:4। सिमिलरली 2/4 का परसेंटेज में क्या होगा 50%, और रेशियो में लिखोगे 2/4 या फिर 1/2। सिमिलरली ये भी है, 3/4 को आप परसेंटेज में क्या लिखोगे 75%। कैसे 75% हुआ 3/4 इंटू 100। 4 को किससे करोगे, कितने बार में जाएगा 25 चौके 100, और 25 50 75 आ गया ना 75%। ये अगर ये आपको अभी नहीं समझ में आया, डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी बस ऐसा समझो कि 3/4 को कैसे लिख सकते हैं 75%, और रेशियो में कैसे लिखेंगे 3:4। सिमिलरली 4/4 को क्या लिखेंगे 100%, रेशियो में कैसे लिखेंगे 4:4 या फिर 1:1। यहाँ पे मैंने और इसलिए लिखा है क्योंकि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, तो हमें ये लेना पड़ेगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको ये भी दिखा दिया। तो मैं यहाँ पे आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, फ्रैक्शन, परसेंटेज और रेशियो, इन तीनों में से कोई एक दिया है तो ये तीनों आपस में क्या है इंटरलिंक्ड है। आपको लेट से 1/4 दिया होता और ये वैल्यू नहीं पता होता, तो आप इसका ये भी निकाल लेते हैं कि 1/4 मतलब क्या हुआ 25% का बात हो रहा है, और आप इसका आराम से रेशियो भी निकाल लोगे कि 1:4 का बात चल रहा है। अभी आपको समझ में आया कि फ्रैक्शन, परसेंटेज और रेशियो ये सब आपस में क्या है इंटरलिंक है। ये ट्रायंगल आप याद रख लो, फ्रैक्शन है, रेशियो है और परसेंटेज है, तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, इन सब को आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि ये क्या आउट ऑफ द बॉक्स बता दिए, तो आपको सिंपल एनालॉजी के थ्रू समझाता हूँ। लेट से कि आपका घर का नाम है गोलू, आपका स्कूल का नाम है अजय, और आपकी नानी आपको बुलाती हैं छोटू, तो ये तीनों पर्सन कौन है, एक ही है ना। आप ही गोलू हो, आप ही अजय हो और आप ही छोटू हो। समझ गए। तो इसी तरह होता है मैथमेटिक्स में,
परसेंटेज जो नंबर होगा, लेट से एक्स नंबर है या फिर एक्स क्या है रिलेशनशिप है, वो उसको फ्रैक्शन में भी दिखाया जा सकता है, रेशियो में भी और परसेंटेज में भी। अभी भी नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो 2 है, 2 को अपन क्या लिख सकते हैं 1+1। ये मैं इसके टर्म में नहीं बता रहा हूँ, फ्रैक्शन, रेशियो और परसेंटेज के टर्म में नहीं बता रहा हूँ, ये सब मैंने यहाँ आपको बता दिया है। लेकिन अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 2 जो है उसको आप इनफाइनाइट तरीके से मैथमेटिक्स में लिख सकते हो। कैसे? 1+1, 2+0, 3-1, 4-2 या फिर 4/2, 8/2 कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन में लिखना है तो 0.5 × 4, 1 × 2। तो ये बहुत इनफाइनाइट तरीका है जिससे आप 2 को लिख सकते हो मैथमेटिक्स में। उसी तरह फ्रैक्शन, रेशियो, परसेंटेज, ये सब आपस में क्या है इंटरलिंक्ड है। एक भी वैल्यू पता है आप दूसरे तीसरे का वैल्यू निकाल लोगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस में हमारे यूज़ होगा। जब यूज़ करता हूँ क्लास में पहली बार तो बच्चे चौंक जाते हैं, मास्टर ये कैसे हुआ, उसको वो आपको ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको डे 0 में ही क्लियर कर दिया। अभी यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। साइनिंग ऑफ। जय हिंद।